इधर देखिए भैया। जो कानून बनाया था वो इतना कारगर था कि जिसके नाते तमाम सारा भ्रष्टाचार इसके अंदर। फिर और बहुत सारे काम, शिक्षा का अधिकार, 14 साल के बच्चों को सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का अधिकार दिया, महिला सुरक्षा, इसके अलावा प्रमाण करार तो आपको बता चुके, मनरेगा जैसी योजना, आधार इतना बड़ा, जिसके पीछे डीबीटी योजना जो मोदी जी जिसका योगदान करते हैं, ये मोदी की देन नहीं है, मनमोहन सिंह की देन है। याद करिए, गैस की सब्सिडी मनमोहन सिंह के आने से पहले, इस सरकार के आने से पहले आपके खातों में आने लगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजना मनमोहन सिंह की देन थी। जो खाद्य सुरक्षा बिल जिसके तहत ये सस्ते अनाज वगैरह बांटते हैं, ये मनमोहन सिंह के सोच के दिन की देन थी। और आत्महत्या कर रहे किसानों के लिए 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ करके किसानों की जख्मों पर मरहम लगाने का भी बड़ा काम उन्होंने किया। जब इनकी सत्ता जाने लगी थी, तमाम सारे आरोप कांग्रेस की सरकारों पे लग रहे थे, 2G और कोल घोटाला जैसे। मनमोहन सिंह जी से पूछा गया था कि आपकी सरकार तो बदनाम हो गई, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है और इतिहास न्याय करेगा, वो फैसला करेगा कि मैंने जो किया वो सही किया कि गलत किया। आज इनकी मौत के बाद विरोधी भी इनकी गुणगान करने में लगे हैं। इनकी बात आज सच साबित हुई कि उनके किए हुए काम गलत नहीं थे, ये आदमी गलत नहीं था, ये भारत माता का सच्चा सपूत था। इसलिए आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि इनको ये है कि हम सभी इनके विचारों पर, इनके दिखाए हुए रास्तों पर आगे चलकर इनके कामों को जनता के बीच पहुंचाकर इसको वापस उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाएं, तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको बहुत सारा श्रद्धा अर्पित करते हुए और आप सभी का आह्वान करते हुए कि हम सभी अगर इनके अनुयायी हैं तो इनके लिए संघर्ष करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इनकी आत्मा की शांति के लिए और इनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए हम सभी अब 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। उसके बाद मौन। एक पत्रकार सम्मेलन में मनमोहन सिंह से पूछा गया कि आप अपने सरकार के कार्यकाल को कैसा देखते हैं। उन्होंने कहा इसका हिसाब इतिहास करेगा। और आज आप देखिए कि चाहे विरोधी दल का नेता हो या विरोधी दल के लोग हो, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे कल से ऐसा नहीं नजर आया जिन्होंने एक भी शब्द ऐसा कहा हो जो इनके साल के खिलाफ हो। क्योंकि इतिहास आज ये तय कर रहा है किसने क्या किया। 1992 में मुझे एक घटना याद है, भारत के पास 15 दिन देश चलाने के लिए पैसे बचे हुए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने इनको वित्त मंत्रालय का पूरा प्रभार दे दिया और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम था PPP मॉडल। ये मॉडल क्या था, भारत के सोने को इन्होंने इंग्लैंड में गिरवी रखा, 300 करोड़ रुपए लिए और लगभग 2.5 साल में 36,000 करोड़ रुपए 300 करोड़ से बने। इसी को कहा जाता है PPP मॉडल। और जिसका अनुयायी करते हुए आज भारत, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, उसको हम तीसरी करेंगे, फिर पहली करेंगे, तो उसका जो बेस पॉइंट था वो के बाद उनका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। डॉक्टर साहब इंडिया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई लिखाई की, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में आप पढ़े हुए थे। आज़ाद भारत में तमाम सारी भूमिकाओं में, वाणिज्य दूतावासों में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में इकोनॉमिक्स की इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और 60 साल की उम्र के बाद जब ये सेवानिवृत्त हुए तो भारत के जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई पार्टी है कांग्रेस की सदस्यता किसी और दल में नहीं करेगी। कांग्रेस में काम करते हुए जब 1991 में राजीव जी के निधन के बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार बन रही थी, उस समय हिंदुस्तान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था देश चलाने के लिए। प्रतीक भाई ने कहा
15 दिन का धन हमारे पास शेष बचा था, हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। मनमोहन सिंह के समय गिरवी नहीं रखा गया, थोड़ा सा दर्शन कर, चंद्रशेखर जी के समय में सोना गिरवी रखा गया था। जब ये प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने एक नया रास्ता चुना, उन्होंने उदारीकरण का दौर हिंदुस्तान में शुरू किया, जिसमें बहुत सारी सरकारी कंपनियों के शेयर्स प्राइवेट होल्डर्स को बेचे गए और पीपीपी मॉडल पैसा सरकार के पास इकट्ठा करने के लिए अपनाया गया। सरकार के पास इस जरिए से बहुत सारा पैसा आया, जिसके विकास के कामों में तेजी आई।